अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज का लेक्चर फिरोज शाह तुगलक की लाइफ के बारे में है। तुगलक डायनेस्टी के तीसरे हुक्मरान, इनकी लाइफ को आज हम स्टडी करेंगे और आज के लेक्चर में ही हम तुगलक डायनेस्टी को मुकम्मल कर लेंगे। इसमें ना सिर्फ हम फिरोज शाह तुगलक की लाइफ को स्टडी करेंगे, बल्कि इनके बाद जो इनके सक्सेसर थे उनकी लाइफ का भी, उनके दौरे हुक्मरानी का भी हम जायज़ा इसी लेक्चर में लेंगे। इससे पहले हमने गयासुद्दीन तुगलक, फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, और अब तीसरा लेक्चर में फिरोज शाह तुगलक और उनके आने वाले सक्सेसर्स की लाइफ का जायजा लेंगे। जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है 1351 में, व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू ठट्ठा। तो वहाँ पे उनकी डेथ होती है और उनके बाद तख्त संभालते हैं उनके कज़न फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 1351 से लेकर सितंबर 20 1388 तक हुक्मरानी की। तकरीबन 37 साल तक ये दिल्ली के तख्त के हुक्मरान रहे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे, यानी कि इनके वालिद का नाम था मलिक रजब, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे। इस हिसाब से ये गयासुद्दीन तुगलक के सगे भतीजे और मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे। कहा जाता है कि इनके वालिद का इंतकाल बहुत इनकी कम उम्री में हो गया था और उस वक्त बहुत छोटे थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। फिर इनके चचा गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी परवरिश की और इनसे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखा। फिर इसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने कज़न के साथ अच्छा रवैया जो है वो रखा था। ये 1309 में पैदा हुए और जब मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में डेथ हुई तो उस टाइम हालात ये थे कि कोई भी तख्त संभालने को तैयार नहीं था। लिहाजा नोबल्स ने कन्विंस किया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो तख्त संभाला। अब इनकी हम कुछ रिफॉर्म का जायजा लेते हैं। उन्हें रेवेन्यू रिफॉर्म्स की एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम था ख्वाजा हिसान। और इसके बाद इनका जो टैक्सेशन सिस्टम था, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए इनके दौर में। खराज जो कि लैंड टैक्स है इक्वल टू 1/10 ऑफ प्रोड्यूस ऑफ लैंड। ज़कात, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक इस्लामी टैक्स है जिसमें जो साहिब दौलत लोग हैं, साहिब इस्तात लोग हैं, जिनका जिनके पास माल दौलत सेविंग की फार्म में एक ख़ास मकदार से, जिसको निसाब बोलते हैं, अगर उसके बराबर जो उससे ज़ायद हो तो वो हर 100 रुपए के ऊपर 2.5 रुपये टैक्स अदा करते हैं, जिसको ज़कात बोलते हैं। और ये वो वाहिद निज़ाम है जिसके ज़रिए पैसा अमीरों से गरीबों की तरफ सर्कुलेट होता है। फिर एक टैक्स है खुम्स, जो बूटी कैप्चर होती थी, माल गनीमत उसका 5वां हिस्सा स्टेट को जाता था, और ये भी एक किस्म का टैक्स है। इसके बाद है जिजिया। ये टैक्स जो है ये नॉन मुस्लिम पे इम्पोज किया जाता था, जिसको जिजिया बोलते हैं। फिर इनका एक और कारनामा ये था कि इन्होंने इरिगेशन वर्क्स बनाए, बहुत सारे इरिगेशन कैनाल्स बनाए जिनसे इरिगेशन का काम लिया जाता था, और इससे बहुत ज़्यादा नॉन कल्टीवेटेड लैंड को कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया गया, फसलों का प्रोड्यूस में इजाफा हुआ। ये इनका बड़ा कारनामा था। फिर उन्हें मदरसे तामीर करवाए, मसाजिद तामीर करवाई और इस्लाम की तबलीग में अपना किरदार अदा किया। इसके बाद इनका एक और कारनामा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा चैरिटेबल प्रोग्राम शुरू किए जिनमें दीवान खैरात का जिक्र आता है। दीवान खैरात इनका एक डिपार्टमेंट था जो कि गरीब वालदैन को उनकी बेटियों की शादी के लिए, जहेज और दीगर अखराजात के लिए माली इमदाद फराहम करता था। दारुल शिफा एक और डिपार्टमेंट जिसका पर्पस था, जिसके ज़रिए अस्पताल बनाए गए और गरीब लोगों को मुफ्त दवाएं और तिबी सहूलियात मैसर होती थीं। फिर सराय बहुत सारे तामीर किए गए मुसाफिरों के लिए, ताजरों के लिए। अराउंड 200 रेस्ट हाउसेज इस्टेब्लिश किए गए
اور ایک اور انہوں نے سسٹم بنایا کہ جس کے ذریعے سے ظلم کا یا کسی بھی قسم کی مشکل کا شکار لوگوں کو بھی امداد دی جاتی تھی۔ پبلک ورکس نے بہت سارے کرائے۔ ہاں، ان کے بارے میں ایک اور خاص چیز مشہور یہ ہے کہ ہی واز لینینٹ اینڈ بینوولنٹ، خون خرابے کے، جنگ و جدل کے بہت سخت خلاف تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ لڑیں جب یہ مجبور کر دیے گئے تو انہیں جنگوں کی طرف گئے، ورنہ انہوں نے یہ جنگ و جدل سے ان کو کوئی خاص شغف نہیں تھا۔ انہوں نے بہت سارے فروٹ آرچرڈز بنائے، بہت سارے اہم شہروں کی بنیاد رکھی، جن میں جونپور، حصار، فیروز پور، فیروز آباد، فتح آباد، ان شہروں کی انہوں نے ان شہروں کو بنایا۔ یہ ہسٹورینز، پوئٹس، سکالرز کو بہت زیادہ سرپرستی کرتے تھے، ان کے پیٹرن تھے، اور یہ اہل علم بھی تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری بھی خود اپنی سوانح عمری تخلیق کی فتوحات فیروز شاہی کے نام سے، اور یہ ایک مختصر کتاب ہے جس سے ان کی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے 30 کے قریب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی بنائے۔ انہوں نے ایک اور بات یہ کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ نرم دل، ہمدرد انسان تھے، تو یہ انہوں نے سخت سزاؤں کا خاتمہ کیا جو ان سے پہلے دیے جانے کا رواج تھا، جیسے کہ جسمانی اعضاء کا، ہاتھوں وغیرہ کا کاٹ دینا۔ انہوں نے ایسی سزاؤں کا خاتمہ کیا۔ اب جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ لینینٹ تھے، بینوولنٹ تھے، خون خرابے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا یہ تھیوری یہ تھی کہ جنگ میں بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں، تو انہوں نے اتنا یہ اس چیز سے دور بھاگتے تھے کہ انہوں نے ایکسپینشن پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان کے دور میں جن ریاستوں نے انڈیپینڈنس بھی اپنی اسٹیبلش کر لی، اس نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی مہمات کا آغاز نہیں کیا۔ البتہ کچھ مہمات کی جو کہ بہت کم مہمات ہیں، ایکسیپشن کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ ہسٹورین نے ان کو یہ بھی لکھا ہے کہ ہی واز ناٹ این ایفیشینٹ کمانڈر، کیونکہ ان کے دور میں کوئی خاص فتوحات نہیں ہوئی، کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی، اور گجرات اور سندھ میں خاص طور پر بہت ساری بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ بنگال نے اپنی انڈیپینڈنس کا آغاز کر دیا، سلطان نے اس کے خلاف مہمات کی 1353 میں، 1358 میں، لیکن ناکام ہوئے۔ پھر نے جگناتھ ٹیمپل، ناگر کوٹ اور ٹھٹا کو فتح کیا۔ ہاں، ان کے پاس کوئی بہت بڑی اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں تھی۔ ان کی دور کا ایک اور ڈرا بیک یہ بھی تھا کہ یہ ملٹری سروس ان کے دور میں وراثتی تھی، موروثی تھی، اور صرف ایک جرنیل کا یا سپاہی کا بیٹا ہی اسی میں سروس میں جاتا تھا، میرٹ کے اوپر کوئی تقرری نہیں ہوتی تھی۔ وراثتی طور پہ ملٹری سروس میں لوگوں کو آنے کا موقع ملتا تھا۔ انہوں نے ایک اور سٹیپ جو اٹھایا کہ سولجرز کو تنخواہوں کے بدلے میں اپنی زمینیں دے دیں، جس سے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کے اس سٹیپ کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے دور میں سلیوری بہت زیادہ عام ہو گئی، تھاؤزنڈز آف سلیو تھے، ان کی مینٹیننس کے اوپر، ان کی پرورش کے اوپر، ان کی ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا تھا، ان کے کھانے پینے، ان کی اخراجات پہ، وہ بھی اسٹیٹ کے اوپر ایک لائبلٹی تھی، اور یہ سلیو بھی باقاعدہ ایک پریشر گروپ کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اب جب یہ ان کے ساتھ پھر ان کی جو آخری دور تھا اس میں کافی ٹریجڈی ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا فتح خان تھا جو بہت زیادہ قابل تھا، یہ ان کا ایک سمجھیں کہ لیگل ایئر یا ان کا ایک وارث تھا ان کے تخت کا، جس کو یہ اس کے طور پہ تیار کر رہے تھے۔ یہ 1376 میں فوت ہو گیا، جس سے ان کو کافی صدمہ پہنچا فیروز شاہ تغلق کو۔ پھر انہوں نے آخری جب ان کے ایام آئے تو انہوں نے جو اپنا تخت تھا وہ اپنے بیٹے پرنس محمد کے نام کیا، لیکن بعد میں نوبلز نے وہاں پہ ایک بغاوت سٹارٹ ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ پرنس محمد کو تخت نہ دیا جائے۔ تو اس کے بعد پریشر میں آ کے اس نے اپنا جو تخت ہے، رائل ٹائٹل جو ہے، وہ اپنے پوتے تغلق خان جو کہ فتح خان کے بیٹے تھے، فتح خان تو پہلے فوت ہو چکے تھے 1376 میں، تو انہوں نے اپنے پوتے تغلق خان کو نامزد کیا۔ ان کی ڈیتھ ستمبر 1388 میں ہوئی، اور انہوں نے لیگیسی میں کوئی اچھی لیگیسی نہیں تھی۔
इनके बाद नोबल्स बहुत स्ट्रांग हो गए थे। इन्होंने असल में अपीजमेंट की पॉलिसी रखी थी, नोबल्स को भी खुश किया, उलमा को भी खुश करते रहे, और इस बात के खौफ से कि खून खराबा ना हो, अमन रहे, अमन की जो ख्वाहिश थी, इसकी वजह से सख्त इकदाम नहीं उठा सके। तो नोबल्स काफ़ी ताकतवर हो गए थे, रेबिलियन, बगावतें, और इनकी आर्मी कमज़ोर थी। फिर इनकी जो जो एम्पायर थी उसका साइज छोटा हो गया, तमाम रियासतों ने इंडिपेंडेंस अनाउंस करना शुरू कर दी। तो ये उनकी लेगेसी थी। इनका जो मज़ार है वो हौज़े खास न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इनके बाद जैसा कि मैंने बताया कि इनके पोते तुगलक खान की हुकूमत आई, जिनका नाम तो तुगलक खान था, लेकिन उन्होंने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक शाह टू का खिताब दिया। यानी इनको तारीख में गयासुद्दीन तुगलक शाह टू भी कहा जाता है। इनका दौर इक़्तिदार मुख्तसर था, कुछ महीनों पर मुश्तमिल था, सितंबर 1388 से लेकर 14 मार्च 1399 तक। ये फतेह खान के बेटे थे, फिरोज शाह के पोते। ये इनको भी एक साजिश के ज़रिए मरवा दिया गया मार्च 1389 में। इनको असैसिनेट कर दिया गया। कहा जाता है कि इनका अबू बकर खान जो है वो इस प्लाट के पीछे हैं। अबू बकर खान फिरोज शाह तुगलक के पोते थे और जफ़र खान के बेटे थे, लिहाजा एक लिहाज से ये इनके कज़न थे। कहा जाता है कि इनके कज़न अबू बकर खान ने ही इनको मरवा दिया था। अबू बकर शाह की जो हुकूमत आई ये भी बहुत मुख्तसर टाइम के लिए रहे। इनका दौर मार्च 1399 से लेकर 1390 तक था। लेकिन इनकी एक टसल चल पड़ी इनके चचा मोहम्मद शाह के साथ, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बेटे थे। तख्त के लिए दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इनके दरमियान एक जंग होती है 1390 में। जो जंग अबू बकर शाह हार जाते हैं और ये कैद कर दिए जाते हैं, और ये कैद के दौरान ही पहुंच जाते हैं, और मोहम्मद शाह जो हैं वो नेक्स्ट किंग बन जाते हैं 1390 में। मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह जिनका पूरा नाम है, इनको नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थ्री कहा जाता है। ये फिरोज शाह तुगलक के बेटे हैं। इनकी डेथ होती है 1394 में। तकरीबन 4 साल जो हुक्मरानी करते हैं, और इनका दौर होता है 1390 अगस्त से लेकर जनवरी 1394 तक। इनके बाद इनके बेटे अलाउद्दीन सिकंदर शाह तख्त पे आते हैं। यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थ्री के बेटे अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये भी कुछ हफ्तों तक यानी 1-2 महीने तक ये हुक्मरानी करते हैं, जनवरी 1394 से लेकर मार्च 1394 तक। बमुश्किल इनका टाइम कुछ हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ये भी नेचुरल डेथ मरते हैं 1394 मार्च में। इनके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इक़्तिदार में आते हैं, और ये हैं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बेटे और यंगर ब्रदर ऑफ अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये इनके दरमियान और इनके एक और रिलेटिव होते हैं नुसरत शाह, इनके दरमियान सक्सेशन की जंग छिड़ जाती है, जो कि 3 सालों तक चलती है, 1394 से लेकर 1397 तक। और उस दौरान ये दोनों मुख्तलिफ इलाकों से रूल करते हैं। नुसरत शाह फिरोज़ाबाद से रूल करते हैं, और नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो हैं ये दिल्ली से रूल करते हैं। इसी दौर हुकूमत में दिल्ली सल्तनत का जो शराजा है बिखर जाता है। इसके जो दूर दराज के सूबे हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर देते हैं, और दिल्ली सल्तनत से वो कट जाते हैं। 1398 में एक और वाक़या होता है कि अमीर तैमूर यहाँ पे हमला आवर होता है, और उसके हमले के नतीजे में नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वहाँ से भाग जाते हैं। और जब लूट मार करने के बाद आमिर तैमूर निकल जाता है, तो ये दोबारा फिर वापस आते हैं और दोबारा दिल्ली पे कब्जा करते हैं।
इनकी डेथ होती है 1412 में। इसी दौरान जो नोबल्स हैं वो दौलत खान को सेलेक्ट करते हैं, जिसके साथ खिज़र खान जंग करता है। खिज़र खान जो है ये वो बादशाह थे जिन्होंने सैयद डायनेस्टी की बुनियाद रखी। खिज़र खान जो है वो दौलत खान को हरा देते हैं और इसके बाद यानी तुगलक डायनेस्टी अपने इख्तिताम को पहुंचती है 1413 में, और यहाँ से स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी। और अगले हुक्मरान जो पहले हुक्मरान हैं सैयद डायनेस्टी के वो खिज़र खान हैं। हम आने वाले लेक्चर में सैयद डायनेस्टी का जायजा लेंगे। ये था आज का हमारा तुगलक डायनेस्टी के ऊपर लेक्चर। इसमें हमने तुगलक डायनेस्टी के आखिरी जो फरमा रवा हैं फिरोज शाह तुगलक से लेकर फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, अबू बकर शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थ्री, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, इनकी लाइफ हमने स्टडी की। आने वाले लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी के ऊपर सैयद डायनेस्टी के ऊपर बात करेंगे। अब आखिर में हम देख लेते हैं कि जनरली क्या काजेज थी डाउनफॉल की तुगलक डायनेस्टी की। तो हमने इनको वैसे स्टडी कर लिया हुआ है। मेजर जो प्रॉब्लम थे वो चार थे। फिरोज शाह तुगलक की जो कमज़ोर पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उन्होंने तुगलक डायनेस्टी को कमज़ोर करने में। बहुत ज़्यादा अपीजमेंट की पॉलिसी थी, नोबल्स के साथ भी उन्होंने बना के रखी। बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन नहीं लिए, बहुत ज़्यादा सख्त गिर नहीं थे। उनकी नरम दिली ही उनकी जो है वो कमज़ोरी का बायस बनी। और फिर उनके जो सक्सेसर थे वो बड़े वीक थे, उनकी आपस में जंगें रहीं, आपस में वो तख्त के लिए लड़ते रहे। और जब एक डायनेस्टी के हुक्मरान आपस में तख्त के लिए बरसर पैकार हों तो फिर रास्ते कमज़ोर हो जाया करती हैं। तीसरी बड़ी वजह वही फैक्टर, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा ढील दी थी नोबल्स को, और नोबल्स ने भी कंस्पिरेसीज की। ताकतवर हो गए नोबल्स और उनकी कंस्पिरेसीज भी काम दिखाती रहीं। और चौथा फैक्टर जो है वो था इन्वेजन ऑफ तैमूर ऑन दिल्ली इन 1398, जिसके नतीजा में काफ़ी तुगलक डायनेस्टी को झटका लगा और ये इस तरीके से इसका डाउनफॉल जो है वो हुआ। इस लेक्चर की तैयारी के लिए मैंने विकीपीडिया, मुख्तलिफ बुक्स और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से हेल्प ली है। आने वाले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।